नवरात्रि का शाप। ये रहा रातों का भय। भाग ईद। आर्यन शर्मा। तर्क और विरासत। आर्यन शर्मा वर्ष का एक सफल आर्किटेक्ट जिसे दुनिया तर्क और विज्ञान के दो पिलरों पर खड़ी लगती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी न्यूयॉर्क और लंदन के चमक दमक वाले शहरों में बिताई थी, जहां भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों तक सीमित थीं। उसकी जड़ों से उसका रिश्ता तब टूटा जब उसके दादाजी का निधन हुआ और उसे बनारस के पास स्थित उनके पैतृक रुद्रपुर हवेली की जिम्मेदारी मिली। यह हवेली साल पुरानी थी और पूरी तरह जर्जर। आर्यन इसे ध्वस्त करके एक आधुनिक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता था, लेकिन उसकी दादी श्रीमती विमला शर्मा ने एक शर्त रखी। बेटा, अगर तुम इसे तोड़ना ही चाहते हो तो पहले इसमें दिन बिताओ, इस हवेली की आत्मा को समझने की कोशिश करो, और हाँ, इस नवरात्रि में तुम्हें यहाँ रहना होगा। आर्यन ने हंसते हुए शर्त मान ली। दादी, मैं इंजीनियर हूँ, भूतों का विशेषज्ञ नहीं। दिन घंटे जैसा लगेंगे। दादी ने उसे एक छोटा लाल मौली सीक्रेट थ्रेड दिया और उसकी कलाई पर बांधते हुए कहा, जब तर्क काम न करे तो यह श्रद्धा काम आएगी। हमेशा याद रखना, अगर तुम डर के आगे झुक गए तो तुम हार जाओगे। आर्यन ने सितंबर की उस तपती दोपहर में रुद्रपुर में कदम रखा। हवेली का मुख्य द्वार जंग खाया हुआ था और पहली नजर में ही उसे समझ आ गया कि यह जगह सिर्फ पुरानी नहीं बल्कि जीर्ण शीर्ण और उदासी से भरी हुई थी। हवेली के अंदर उसने एक कमरा साफ करवाया, जहां उसे काम के लिए एक बड़ी मेज और बस सोने के लिए एक खाट मिली। आर्यन का एकमात्र काम था हवेली के हर कोने की माप लेना, उसकी मजबूती का विश्लेषण करना और विध्वंस का ब्लूप्रिंट तैयार करना। दिन भर वह सॉफ्टवेयर पर काम करता, दीवारों में नमी, नींव में दरारें और छत में छेद का दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंटेशन करता, और रात को अपने लैपटॉप पर अंग्रेजी फिल्में देखता। वह खुद को बहुत ही सुरक्षित, तार्किक और आत्मनिर्भर महसूस करता था। उसके लिए हर अजीब आवाज हवा का बहाव थी, और हाँ, परछाई आंखों का धोखा उसकी इसी अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस और तर्क की दीवार को टूटने में सिर्फ एक रात का समय था। भाग ओ पद्मिनी देवी, विद्या, अहंकार और काली भूख, घोस्ट बैक स्टोरी। हवेली की दीवारों और आंगन में एक नाम फुसफुसाया जाता था, पद्मिनी देवी। गांव के बूढ़े लोग उन्हें के दशक की एक देवी मानते थे। पद्मिनी बेहद सुंदर, उच्च शिक्षित और एक प्रभावशाली आयुर्वेद वैद्य थी। वह न केवल शरीर के रोगों को ठीक करती थी, बल्कि वह तंत्र विद्या और योग की भी गहरी जानकार थी। पद्मिनी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए किया, लेकिन जल्द ही उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। उन्होंने सुना था कि नींव के नीचे एक प्राचीन जीवित शक्ति यंत्र, लिविंग एनर्जी यांत्रा है, जिसे साल पहले किसी सिद्ध पुरुष ने स्थापित किया था ताकि हवेली के मालिक हमेशा शक्तिशाली रहें। पद्मिनी ने इस यंत्र को जागृत करने का फैसला किया, लेकिन सत्कर्मों के लिए नहीं, बल्कि अमरत्व, इमॉर्टैलिटी और असीमित ज्ञान के लिए। वह शक्ति की उस पराकाष्ठा को छूना चाहती थी जहां वह मानव न रहकर देवी बन सके। उन्होंने की एक गुप्त नवरात्रि के दौरान काली शक्तियों का आह्वान किया और यंत्र को सक्रिय करने के लिए एक विपरीत ब्लैक तंत्र अनुष्ठान शुरू किया। 9वें दिन, जब वह अपनी आत्मा को अनंत शक्ति के साथ जोड़ने वाली थी, तभी उनकी विद्या और अहंकार, ईगो के कारण एक भयंकर चूक, फेटल फ्लॉ हो गई। शक्ति ने उन्हें अमर तो किया, लेकिन जीवित नहीं रहने दिया। उनकी आत्मा उस यंत्र के साथ हमेशा के लिए बंध गई। वह न तो मोक्ष प्राप्त कर सकी और न ही पूरी तरह से शक्तिशाली बन सकी। वह अक्षुधा, इटर्नल हंगर की एक ऐसी अवस्था में फंस गईं
जहां उन्हें हर नवरात्रि में किसी शुद्ध प्राण प्योर लाइफ एनर्जी की आवश्यकता होती है ताकि वह अपने अनुष्ठान को पूरा कर सकें और देवी बन सकें। पद्मिनी की आत्मा अब वर्षों से हवेली में एक दुर्भावनापूर्ण इकाई मैलेवलेंट एंटिटी के रूप में भटक रही थी, जिसकी सुंदरता के पीछे असीमित पीड़ा और विनाश की भूख छिपी थी। भाग 3, पहली रात, प्रतिपदा और दर्पण का भ्रम। नाइट 1, द मीटिंग। आर्यन ने पहले दिन का काम खत्म किया। बाहर बारिश हो रही थी और हवाएं के टूटे शीशों से गुजरकर एक उदास सीटी की आवाज पैदा कर रही थी। उसने अपने कमरे के एक कोने में, जो उसकी दादी के कहने पर पूजा के लिए तैयार किया गया था, एक छोटी दुर्गा मूर्ति स्थापित की। औपचारिकता, आर्यन ने सोचते हुए खुद से कहा। उसने एक दीपक जलाया, एक नारियल रखा और घंटी बजाई। रात के बजे आर्यन अपने लैपटॉप पर एक कॉमेडी शो देख रहा था जब उसे कमरे के कोने से एक मीठी भीगी हुई खुशबू आई। यह खुशबू जैसे गुलाब जल और चंदन का मिश्रण हो। फिर कमरे की पुरानी पीतल की थाली, ब्रास पूजा थाली जिसमें उसने अभी अभी दीपक रखा था, का पानी अचानक हिलने लगा। थाली की चिकनी सतह पर जहां दीपक का पीला प्रकाश पड़ रहा था, आर्यन को एक चेहरा दिखाई दिया। यह चेहरा अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। एक महिला का चेहरा, बड़ी काली आंखें और एक भीगी हुई मुस्कान। वह ऐसे दिख रही थी जैसे कि दशक की किसी पेंटिंग से बाहर निकल आई हो। आर्यन का तर्क कूद पड़ा। यह सिर्फ प्रकाश का अपवर्तन है, तेल के कारण। तभी उस छवि ने फुसफुसाया। आवाज इतनी स्पष्ट थी जैसे वह उसके कान में बोल रही हो, पर स्रोत था वह थाली। आर्यन, थक गए हो? मुझे देखो, कितना समय हो गया है, यहाँ कोई पुरुष नहीं आया। आर्यन ने चौंक कर लैपटॉप बंद किया। उसने थाली की ओर देखा। चेहरा गायब था, सिर्फ दीपक की लौ कांप रही थी। उसने खुद को समझाया, दिनों तक अकेले एक टूटी हवेली में दिमाग थक गया होगा। मगर जब वह सोने के लिए लेटा तो उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास कोई नमी, डैम्पनेस है। उसने टॉर्च जलाई और देखा, उसके जूते और चटाई पर लाल चंदन, रेड सैंडलवुड पेस्ट के गीले स्पष्ट पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स थे। ये निशान सीधे पूजा की थाली से आए थे और उसके बिस्तर तक फैले हुए थे। वह रात भर जागता रहा। उसके तार्किक दिमाग में पहली बार संदेह, डाउट की दरार पड़ी। भाग 4, दूसरी रात, द्वितीय और आत्मसंदेह का विष। नाइट 2, साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट। दूसरी रात, आर्यन ने जानबूझकर कमरे में हर दीपक और लाइट जला दी। उसने दीवार पर अपनी दादी द्वारा दिए गए अवार्ड की फोटो लगाई और काम में खुद को व्यस्त रखा। रात बजे जब वह हवेली के विध्वंस की योजना बना रहा था, तभी उसे एक आवाज आई, उसकी दिवंगत मां की आवाज। आर्यन, तुम्हें यह गंदी जगह तोड़नी नहीं चाहिए थी। तुमने हमें शर्मिंदा किया। तुम हमेशा सिर्फ तोड़ने वाले रहे हो, बनाने वाले नहीं। आर्यन का दिल धक से रह गया। यह आवाज हवेली के दालान से आ रही थी, जहां उसकी मां कभी नहीं गई थी। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है? जवाब में एक दर्दनाक हंसी आई, जो उसकी मां की हंसी जैसी ही थी, लेकिन उसमें गुना अधिक उदासी और अपमान था। अचानक उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर वह हवेली का मॉडल दिखने लगा जिस पर वह काम कर रहा था। मॉडल में वह हवेली नहीं बल्कि एक जलती हुई बिल्डिंग थी और उसकी मां की आवाज गूंजी, तुमने जो भी बनाया है वह सब राख हो जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारा सम्मान, सब भस्म। आर्यन ने चीख कर लैपटॉप बंद किया। उसे लगा जैसे उसका सिर फट रहा है। पद्मिनी इस बार उसकी असुरक्षाओं, इनसिक्योरिटीज पर वार कर रही थी। वह जानती थी कि आर्यन अपने काम और मां के प्रति अपने अधूरे वादों को लेकर कितना संवेदनशील था। आर्यन का मन पूरी तरह से टूट गया। उसने खुद पर चिल्लाया, मैं पागल नहीं हूं, मैं
रात उसने फर्श पर बैठकर बिताई, अपने दिमाग में गूंजती माँ की आवाज और अपने लैपटॉप पर दिखाई गई जलती हुई इमारत के खौफनाक दृश्य से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसका तर्क का किला अब बुरी तरह हिल चुका था। भाग 5, तीसरी रात, तृतीया और तहखाने का जाल। नाइट 3, फिजिकल कन्फाइनमेंट। तीसरी रात का डर शारीरिक था। आर्यन अब डर चुका था, इसलिए उसने अपनी दादी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हवेली में उसका फोन डेड जोन में चला गया था। रात बजे पूरे हवेली के दरवाजे और खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो गए, जिससे ऐसी गूंज हुई जैसे कोई बड़ा घंटा बजा हो। अचानक जिस कमरे में वह था, उस कमरे की लकड़ी की खाट, वुडन बेड, हवा में उड़कर दीवार से टकराई और चूर चूर हो गई। उसकी मेज पर रखे टूल्स और पेन आसमान में तैरने लगे और फिर फर्श पर बुलेट की तरह गिरने लगे। आर्यन ने खुद को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह दालान की ओर खींचा जा रहा था, जहां से एक भयंकर ठंड की लहर आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि अदृश्य हाथों ने उसे जकड़ लिया है और वह उसे साल पुरानी हवेली के सबसे गहरे हिस्से की ओर घसीट रहा है। तहखाना, द वॉल्ट बेसमेंट। तहखाने की सीढ़ियां फिसलन भरी थीं और काई से ढकी थीं। नीचे वातावरण सांस लेने लायक नहीं था। सल्फर की गंध और सड़ी हुई मांस की महक। उसे एक छोटे मजबूत लोहे के कमरे में धकेल दिया गया, जिसका दरवाजा किलो वजनी था। उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक वेदी ऑल्टर बनी हुई है और उस पर काले पत्थर से बना एक अजीब चिन्ह, सिंबल है। वह जीवित शक्ति यंत्र का केंद्र था। पद्मिनी की आवाज, जो इस बार मधुर नहीं बल्कि गहरी और गड़गड़ाहट जैसी थी। तुम्हारी शक्ति आर्यन, वह मेरी होगी। इस यंत्र को रातें चाहिए। तुम मेरी कैद में हो। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोहे का दरवाजा खुद से बंद हो गया। उस कमरे में ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही थी। आर्यन ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज सड़ी हुई दीवारों से टकराकर वापस आ गई। उस रात आर्यन को बंद जगह, क्लॉस्ट्रोफोबिया और अकेलेपन का चरम अनुभव हुआ। उसका तर्क अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह सिर्फ एक असहाय शिकार था। भाग 6, चौथी रात, चतुर्थी और निराशा का वादा। नाइट 4, इल्यूजन एंड डिस्पेयर। आर्यन ने किसी तरह चौथे दिन सुबह तहखाने से निकलकर खुद को वापस अपने कमरे तक पहुंचाया। वह कमजोर और बीमार महसूस कर रहा था। चौथी रात पद्मिनी ने सीधा हमला करने की बजाय भावनात्मक तोड़फोड़, इमोशनल सैबोटेज का रास्ता चुना। जब आर्यन फर्श पर बैठा था, तो उसे अंधेरे में एक चमकदार, आकर्षक रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपनों को चूर चूर होते देखा। उसने देखा कि जिस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को बनाने का उसने सपना देखा था, उसे अग्नि दुर्घटना, फायर एक्सीडेंट के कारण गिरा दिया गया है और उसके सारे पैसे, नाम और सम्मान नष्ट हो गए हैं। उसने देखा कि उसकी दादी और परिवार उससे घृणा, हेट करते हैं, क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया। पद्मिनी की आवाज अब एक शांत, मोहक फुसफुसाहट में बदल गई। आर्यन, क्यों लड़ रहे हो? यह दुनिया सिर्फ दर्द है। तुम्हें शांति चाहिए, मैं तुम्हें वह शांति दे सकती हूँ। बस रुक जाओ, लड़ना बंद करो। आर्यन को अचानक असीम थकान महसूस हुई। उसे लगा कि जीवन में कोई अर्थ नहीं है और रातों तक लड़ते रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने सोचा, हाँ, वह सही कह रही है। अगर मैं हार मान लूं तो यह सब खत्म हो जाएगा। वह आत्मसमर्पण, सरेंडर की कगार पर था। उसका मन गहरा, ठंडा अवसाद, डीप कोल्ड डिप्रेशन में डूब गया। उसने उठकर तहखाने की ओर जाने की सोची, जैसे कोई खुद को मौत के हवाले करने जा रहा हो। तभी उसके हाथ में मौली लाल धागा हल्का सा गर्म हुआ। उसे अपनी दादी का चेहरा याद आया। उनकी आवाज याद आई, अगर तुम डर के आगे झुक गए
तो तुम हार जाओगे। उसने एक गहरी सांस ली और चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। निराशा का वह भ्रम टूटा और आर्यन फर्श पर गिर पड़ा, पसीने से भीगा हुआ। उसे समझ आ गया था कि पद्मिनी न केवल शरीर बल्कि उसकी इच्छा शक्ति, विल पावर को भी खत्म करना चाहती है। भाग 7, 5वीं रात, पंचमी और सहानुभूति का धोखा। नाइट 5, द डिसेप्शन ऑफ सिंपैथी, 5वीं रात। पद्मिनी ने अपना सबसे बड़ा कार्ड खेला, सहानुभूति। वह कमरे में भौतिक रूप से प्रकट हुई। वह हवा में नहीं तैर रही थी, बल्कि एक पुरानी कुर्सी पर बैठी थी, 1 के दशक की सफेद साड़ी में। उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि आंसुओं से भरी थीं। पद्मिनी ने एक लंबी दुखद कहानी सुनाई। उसने दावा किया कि वह इस हवेली की असली वारिस थी और आर्यन के परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर वीरभद्र शर्मा ने धन और लालच के लिए उसे तहखाने में बंद करके भूखा मार डाला था ताकि हवेली पर कब्जा कर सके। पद्मिनी, तुम्हारा परिवार इस हवेली का नहीं है आर्यन। मैं यहाँ साल से न्याय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। वीरभद्र ने मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं एक पीड़ित हूँ, एक शहीद। क्या तुम अपने पूर्वजों की इस क्रूरता के लिए मुझे न्याय नहीं दिलाओगे? आर्यन, जो 1 हफ्ते पहले तक भूतों पर विश्वास नहीं करता था, अब उसे पद्मिनी के दुख में सच्चाई दिख रही थी। वह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था और उसे लगा कि अगर पद्मिनी एक पीड़ित है तो उसका गुस्सा न्याय संगत है। प्लॉट ट्विस्ट। पहला, पद्मिनी ने आर्यन के दिमाग में एक पुराना रजिस्टर का विचार डाला। आर्यन को हवेली के एक गुप्त दराज में एक जीर्ण शीर्ण डायरी मिली। डायरी में के हाथ से लिखे कुछ पन्ने थे जिसमें आर्यन के परदादा वीरभद्र की क्रूरता और पद्मिनी को कैद करने की बात लिखी थी। आर्यन पूरी तरह से टूट गया। उसने सोचा, यह जगह शापित नहीं है, मेरे पूर्वज दोषी हैं, मैं पद्मिनी की मदद करूंगा। वह अब उसका शिकार नहीं रहा बल्कि उसका सहयोगी बन गया। पद्मिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ एक काम, तहखाने के उस वेदी पर एक छोटा सा ताला है। उसे रातों से पहले कोई नहीं तोड़ सकता था, लेकिन तुम मेरे लिए वह ताला खोलोगे आर्यन, तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। भाग 8, 6ठी रात, षष्ठी और आत्मघात का प्रतिरोध। नाइट 6, द अटेम्प्टेड पोसेशन, 6ठी रात। आर्यन पूरी तरह से पद्मिनी के प्रभाव में था। उसने अपने इंजीनियर दिमाग का इस्तेमाल करके तहखाने के ताले को तोड़ने का एक तरीका खोजा। उसने औजार लिए और तहखाने में गया। इस बार उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि वह गलत काम को ठीक करने की एक अजीब सी जिम्मेदारी महसूस कर रहा था। वह काले यंत्र की वेदी के पास गया। ताला साल पुराना, जंग इंटांग खाया हुआ था, पर उसमें एक अजीब दैवीय ऊर्जा थी। जैसे ही आर्यन ने ताले को तोड़ने के लिए अपना औजार उठाया, पद्मिनी का अदृश्य ठंडा साया उसके पीछे खड़ा हो गया। इस बार वह प्यार या दुख नहीं, बल्कि विजय की भावना से भरी थी। पद्मिनी की आवाज जो अब उसके अंदर से आ रही थी, हाँ, तोड़ दो, ताला तोड़ो और मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगी। तुम्हारा प्राण और रातों के अनुष्ठान के लिए मेरी बलि होगा। जैसे ही पद्मिनी ने आर्यन के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की, उसे लगा जैसे बर्फ की एक सुई उसकी रीढ़ की हड्डी में घुस गई हो। उसका शरीर शिथिल, पैरालाइज्ड हो गया और उसका मुंह खुद से खुल गया, जैसे वह चीखना चाहता हो पर चीख नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक उसकी कलाई पर बंधा लाल मौली, रेड मौली थ्रेड जोर से चमकने लगा। उस पवित्र धागे की गर्मी पद्मिनी के बर्फीले साये का विरोध कर रही थी। धागे के संपर्क से आर्यन को एक तेज क्षणिक दृष्टि, फ्लिकरिंग विजन मिली। उसने वीरभद्र शर्मा को नहीं देखा, बल्कि उसने पद्मिनी को देखा जो वेदी पर बैठी थी। उसके चारों ओर आग की लपटें थीं और वह डर के मारे नहीं बल्कि असीमित शक्ति की लालच में चिल्ला रही थी। वह पीड़ित नहीं बल्कि एक शैतान थी। आर्यन ने अपनी बची हुई शक्ति से झटका दिया और ताले से दूर हट गया। वह अंधेरे में लड़खड़ाया
और भागकर बाहर निकला। वह जहाँ जान गया था कि पद्मिनी ने उसे झूठ बोला है, असहनीय पीड़ा। पद्मिनी के साये ने जाते जाते आर्यन के दाहिने हाथ को इस तरह पकड़ा कि उसके हाथ की नसें जल गईं। उस रात वह अपने शरीर के एक हिस्से में स्थायी दर्द के साथ सोया। भाग 9, 7वीं रात, सप्तमी और सत्य का भयंकर दर्शन। नाइट 7, द ग्लिम्स ऑफ द ट्रू रिचुअल। 7वीं रात, आर्यन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसका दाहिना हाथ बेजान था और वह खुद को धोखे और अज्ञानता पर कोस रहा था। उसने मौली को मजबूती से पकड़ा और कमरे के कोने में रखी छोटी दुर्गा मूर्ति की ओर देखा। उसने पहली बार तर्क छोड़कर प्रार्थना की। पद्मिनी का असली रूप। उसकी प्रार्थना से पद्मिनी भयंकर क्रोध में प्रकट हुई। इस बार न सुंदरता थी न दुहक। वह एक काली दूसरा आकृति, डार्क ऐश ग्रे फिगर थी, जिसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी थीं और उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। हवेली की दीवारें फटने लगीं और छत से काले खून जैसे तरल की बूंदें टपकने लगीं। प्लॉट ट्विस्ट। दूसरा अंतिम सत्य। पद्मिनी ने उसे यंत्र का असली काम दिखाया। उसकी चीख हवा में गूंजी, तुमने मेरी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। यह यंत्र मेरे लिए नहीं था, यह मेरी आत्मा को शक्ति देने वाला था। अब रातें पूरी होने वाली हैं। मैं अब तुम्हारे प्राणों की बलि नहीं दूंगी। मैं तुम्हें अशुद्ध करूंगी और तुम्हारे ये प्राण को यंत्र में डाल दूंगी। आर्यन ने देखा कि जैसे ही पद्मिनी ने यह कहा, हवेली की हर एक ईंट ऊर्जा खींच रही थी। वह समझ गया कि यह हवेली कोई साधारण घर नहीं है। यह पूरा घर एक विशाल अनुष्ठान का हिस्सा है। पद्मिनी ने जोर से हमला किया और आर्यन के कंधे पर अदृश्य नाखूनों से हमला किया। उसका खून निकल आया और खून सीधे फर्श में धंस गया, जैसे धरती उसे पी रही हो। उस रात आर्यन को शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से अपार पीड़ा हुई। उसने पद्मिनी के वास्तविक, निराकार और असीम दुष्ट रूप को देखा, जो उसकी कल्पना से परे था। भाग 10, 8वीं रात, अष्टमी और अंतिम हार। नाइट 8, द लोएस्ट पॉइंट। 8वीं रात, आर्यन लगभग मर चुका था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और उसका हाथ और कंधा असहनीय दर्द दे रहा था। उसके दिमाग में पद्मिनी की विजेता मुस्कान गूंज रही थी। पद्मिनी ने कमरे में प्रवेश किया और सबसे पहले आर्यन की कलाई पर बंधा मौली को पकड़कर फाड़ दिया। रक्षक शक्ति, प्रोटेक्टिव पावर चली गई। पद्मिनी, तुम्हारा खेल खत्म आर्यन। अब तुम बस एक खाली बर्तन हो। कल 9वीं के दिन यह अनुष्ठान पूरा होगा और तुम इस यंत्र में कैद हो जाओगे। उसने आर्यन को हवा में उठा लिया और धीरे धीरे तहखाने की ओर ले गई। आर्यन चाहकर भी विरोध नहीं कर सका। उसका शरीर पूरी तरह से पद्मिनी के नियंत्रण में था। तहखाने में यंत्र के ऊपर पद्मिनी ने आर्यन को वेदी पर लिटा दिया। यह उसकी अंतिम बलि का स्थान था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने हार मान ली। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसकी सांसें धीमी हो गईं। तभी अपने अंतिम क्षणों में जब पद्मिनी अपने अनुष्ठान का अंतिम मंत्र, लास्ट चैंट, शुरू कर रही थी, आर्यन को अपनी दादी की आवाज याद आई। उसकी पहली सलाह नहीं, बल्कि उसकी अंतिम शिक्षा। बेटा, माँ दुर्गा सिर्फ युद्ध की देवी नहीं है, वह श्रद्धा की देवी है। उन्हें पुकारो मत, उन्हें विरोध करो। उन्हें शक्ति के लिए मत पुकारो, उन्हें धर्म के लिए पुकारो। आर्यन ने अपनी मौत के डर को एक तरफ रखा। उसने माँ दुर्गा को उस तरह से नहीं पुकारा जैसे कोई बचाने वाले को पुकारता है, बल्कि उस तरह से पुकारा जैसे कोई अधर्म के खिलाफ युद्ध करने वाले को पुकारता है। वह अपने मन में चिल्लाया, जय माँ दुर्गा, तू केवल शक्ति नहीं, तू सत्य है। इस दुष्टता को नष्ट कर। पद्मिनी का मंत्र बीच में ही टूट गया। उसे अपने शरीर से एक विरोध,
रेजिस्टेंस महसूस था, जो डर से नहीं बल्कि असीमित विश्वास, लिमिटलेस फेथ से आ रहा था। भाग 11, 9वीं रात, 9वीं श्रद्धा और अंतिम विजय। नाइट 9, द क्लाइमैक्स। 8वीं और 9वीं रात के बीच आर्यन का शरीर वेदी पर पड़ा रहा। वह होश में था लेकिन गतिहीन, मोशनलेस। पद्मिनी ने उसे प्राणहीन कर दिया था। सूर्य उदय होने वाला था। यह 9वीं का दिन था। मां सिद्धिदात्री का दिन। वह रूप जो सभी सिद्धियों, स्पिरिचुअल पावर्स को प्रदान करता है। पद्मिनी अपनी अंतिम शक्ति को एकत्र कर रही थी। यंत्र अब लाल गरम चमक रहा था। पद्मिनी अपनी सबसे भयानक आकृति में, यह मेरा अमृतत्व है और तुम मेरी आखिरी ईंट हो। आर्यन ने देखा कि पद्मिनी अपने हाथ में एक नीली लौ, ब्लू फ्लेम ले रही है। यह लौ आर्यन के जीवन प्राण का प्रतीक थी। वह इसे यंत्र पर अर्पित करने वाली थी। उस पल आर्यन ने अपनी बची हुई सारी ऊर्जा को अपनी आत्मा की आवाज में लगाया। उसने जोर से चिल्लाया नहीं, बल्कि अपने दिल में पूरी श्रद्धा और पूरी चेतना के साथ महाकाली, मां दुर्गा के रौद्र रूप का आह्वान किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। यह केवल मंत्र नहीं था, यह पद्मिनी के झूठ के खिलाफ आर्यन की आत्मा की घोषणा थी। यह उसका तर्क का त्याग और श्रद्धा का स्वीकार था। इस आह्वान के क्षण में हवेली की दीवारों से नहीं, बल्कि वेदी के नीचे से एक अद्वितीय, शुद्ध, सफेद प्रकाश निकला। यह प्रकाश यंत्र की मूल सकारात्मक ऊर्जा थी, जिसे पद्मिनी ने दबा रखा था। सफेद प्रकाश ने पद्मिनी की काली धूसर आकृति पर हमला किया। पद्मिनी ने चीखना शुरू किया। उसकी चीखें पीड़ा की नहीं, बल्कि हताशा, फ्रस्ट्रेशन और घमंड, एरोगेंस की थी, क्योंकि उसके वर्षों की तपस्या और लालच विफल हो रहे थे। अंतिम दृश्य। सफेद प्रकाश ने पद्मिनी के अस्तित्व को एक परमाणु की तरह तोड़ दिया। पद्मिनी की आत्मा चीखते हुए यंत्र से बाहर निकली और राख बनकर बिखर गई। इसके तुरंत बाद काला यंत्र जोर के धमाके के साथ फट गया। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। अब वह कमजोर था लेकिन शांत। हवेली की हवा अब ठंडी नहीं, बल्कि शांत और ताजा थी। सूर्य की पहली किरण तहखाने के टूटे दरवाजे से अंदर आ रही थी। चरित्र का अंत। आर्यन शर्मा ने उस दिन तर्क से नहीं, बल्कि श्रद्धा से जीत हासिल की। वह आर्किटेक्ट जो इमारतों को तोड़ना चाहता था, अब समझ गया था कि कुछ चीजें तोड़ी नहीं जाती, बल्कि उन्हें पवित्र किया जाता है। उसने हवेली को गिराने का विचार त्याग दिया। रुद्रपुर हवेली अब शांत थी और आर्यन ने अपनी दादी को फोन किया और कहा, दादी, मैं हवेली नहीं तोड़ूंगा, मैं इसे बनाऊंगा, इस बार सही तरीके से।